नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नेचुरोपैथ संतोष आंबेकर। नेचुरोपैथ यानी निसर्ग उपचार तज्ञ, जिसे प्राकृतिक चिकित्सक भी बोलते हैं। तो दोस्तों, आज ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनका नेचुरोपैथी पे कुछ भी भरोसा नहीं है, वो सिर्फ एलोपैथी पे ही भरोसा करते हैं। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे जो योगी पुरुष होते हैं वो सच में आज भी हिमालय में जाके साधना करते हैं, योग करते हैं, सिद्धि प्राप्त करते हैं, और ये बिल्कुल सच है। तो आप आगे वीडियो देखिए और इस पे भरोसा कीजिए। दोस्तों, जैसे मैं रोग मुक्त हुआ, मेडिसिन फ्री हुआ, वैसे आप भी हो सकते हैं। नेचुरोपैथी, योगा, मसाज, एक्यूप्रेशर ये बिल्कुल काम करते हैं, ये 100% सच है। दोस्तों, इसका मैं प्रूफ लेके आया हूँ। तो अभी आगे वीडियो में देखते हैं, पूरा वीडियो देखिए, स्किप मत कीजिए प्लीज़। शून्य से कई डिग्री नीचे का तापमान, चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर, दूर दूर तक फैली हिमालय की चोटियां, और इन सब के बीच साधना में लीन एक हिमयोगी। ये नजारा है भारतवर्ष की एक गौरवशाली परंपरा हिमयोग का, जहां आज भी बसती है सिद्ध योगियों की वो पौराणिक दुनिया। हिमालय में ऋषि मुनि बसते हैं, योग साधना और तपस्या करते हैं। कहाँ मिलते हैं वो योगी, वो तपस्वी, वो ऋषि मुनि? भारतवर्ष की इस अनदेखी तस्वीर के लिए हमारी टीम ने हिमालय के ऊंचे पर्वतों की चढ़ाई शुरू की, और फिर वो दिखा। उसे देखकर आपको न सिर्फ हैरत होगी, बल्कि देश की गौरवशाली परंपरा पर गर्व भी होगा, क्योंकि हमें हिमालय पर कुछ ऐसा दिखा जिस पर यकीन करना भी मुश्किल है। भारतवर्ष ऋषि मुनियों का देश, महर्षि और योगियों की धरती। जो भी सुना ठहाका मारकर हंसा, बेवकूफी भरा कदम बताया। कलयुग में सतयुग के योगी कहां मिलेंगे, ये कहकर खिल्ली भी उड़ाई। देखिए, आपको हिमालय जाना है, जितना आसान आपको लग रहा है इतना आसान तो ये है नहीं। इतना बर्फीला पानी है, और अगर आप थोड़ा सा आगे निकलोगे भी तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा बर्फ़ होगी कि वहाँ पे आपको चलना मुश्किल हो जाएगा, जानवर होंगे। और इसके बावजूद अगर आपको योगी मिल भी गया तो उनके बहुत नियम धर्म होते हैं, जिनको हर किसी के बस में उनको पालना नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई योगी आपको अपने साथ इतनी आसानी से ले जाएगा। कुछ पर्वतारोहियों से हिमालय के एक इलाके की जानकारी मिली थी। बरसों पहले कुछ हठ योगी वहां देखे गए थे। हम उधर ही जा रहे थे। हठ योग के दृश्यम की खोज का सफर हिमाचल प्रदेश में कुल्लू से शुरू हुआ। देखिए, जंगल में हम लगातार खोज रहे हैं, लेकिन हमें लग रहा है कि ऐसी जगह पर शायद कोई हठ योगी न रहता हो, क्योंकि ये ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं है और यहाँ पर लोग आसानी से आ सकते हैं। यही वजह है कि अब हम नदी के रास्ते ऊपर चलने की कोशिश कर रहे हैं। शायद हमें कोई रास्ता मिल जाए जो हमें हिमालय के उस हिस्से तक पहुंचा दे जहां हमें किसी योगी का मिलना हो जाए। ये हिमालय की सिद्ध परंपरा हठ योग के योगी थे, जल साधना में लीन थे, जो हमारी वजह से भंग हो गई। हमने अपना मकसद बताया तो हठ योगी ने सिरे से खारिज कर दिया। वो हमें अपने साथ ले जाने के लिए तैयार नहीं थे। आपको लगता है कि आप इतने ऊंचे पहाड़ों तक चल पाएंगे? अगर आप हमें अपना साथ दें, आप हमारी बस एक गुजारिश सुन लीजिए कि हमें बस अपने साथ रखें। हम आपके साथ जाएंगे, हम कहीं पे भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। देखिए, हमारे कुछ नियम हैं, हमारी कुछ परंपराएं होती हैं। अगर आप नियमों को नहीं मानते, परंपराओं पर आचरण नहीं कर सकते, तो हिमालय में आपका स्वागत नहीं है। मुश्किलें गिनाई, परंपराओं की याद दिलाई, योगी के कड़े नियमों का हवाला दिया, लेकिन हम भी डटे रहे। अगर आप हमें साथ देंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम जो ऊंचाई छू सकते हैं, जहां तक जा सकते हैं, हम वहां तक जाएं। हम आपको कहीं आपकी योग साधना में कहीं पे भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे,
हम बस दिखाना चाहते हैं कि एक योगी जीवन कैसा होता है, हिमालय पर किस तरीके से योगी जीवन व्यतीत करते हैं, बस। और हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। अंत में कुछ कड़ी शर्तों के साथ हठ योगी हमें अपने साथ ले जाने के लिए राजी हुए। हठ योगी की दुनिया रहस्यों से भरी होती है। आज पहली बार एक आम इंसान उस दुनिया में दाखिल होने वाला था। हठ योगी ने बताया उन्हें संतुलन से जुड़ी साधना करनी थी। साधना की जगह देखकर हम कांप गए। ये डेथ पॉइंट था। एक चूक का मतलब गहरी खाई में दर्दनाक मौत। हठ योगी साधना में लीन हो गए। नजारा अविश्वसनीय था। जहां आम इंसान का खड़ा होना मुश्किल था, वहां बेखौफ आंख बंद करके साधना की जा रही थी। महायोगी सत्येंद्र की 3 शर्तें थी। पहली, साधना में खलल नहीं पड़ना चाहिए। दूसरी, हठ योग के नियमों और परंपराओं का पालन करना होगा। तीसरी, समय समय पर हमारी परीक्षा लेते रहेंगे। हमें क्या पता था, सफर की शुरुआत में ही परीक्षा की घड़ी आ जाएगी। कई घंटों की चढ़ाई के बाद स्वामी जी हम यहाँ पहुँच तो गए, लेकिन आगे तो कोई रास्ता मुझे नहीं दिख रहा है। देखिए, आगे का रास्ता यही है। ये पहाड़? जी, ये पहाड़ नहीं, एक छोटा सा टीला पर है ना। और इसे मैं तो ये कहता हूँ कि जिस भी व्यक्ति को हिमालय जाने का यदि उसमें रुचि है या उसको लगता है कि उसे जाना है, तो पहले कम से कम थोड़ा सा अभ्यास ऐसे पत्थरों पर चढ़ने का करना होगा, क्योंकि ये इस तरह के, ये तो बस शुरुआत पर है। तो आगे इस तरह के विकट हिमालय आपको मिलेंगे। हम आपको ही फॉलो करते हैं। आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम पीछे आते हैं। यहाँ से मानो ये पहाड़ नहीं, खेल का मैदान था। हम अभी पहला कदम नहीं रख पाए हैं और हठ योगी देखिए कहाँ पहुंच चुके हैं। शायद ये योग की ताकत है जो कई वर्षों की, कई सालों की साधना के बाद ही हासिल हो सकती है। हमने भी बेसिक ट्रेनिंग ली थी, लेकिन हठ योगी हमसे बहुत आगे थे। वो कुछ ही पल में चोटी पर पहुंच गए।
इधर हमारी कवायद जारी थी। जब हम चोटी तक पहुंचे, हठ योगी की मुद्रा बदल चुकी थी। हजारों फीट की ऊंचाई, एक कमजोर डाल, उस पर योग की ये मुद्रा, सब कुछ अद्भुत था। साधना के बाद पता चला, ये सांस को काबू में रखने का अभ्यास था। योगी जन जो है जब हठ योग का अभ्यास करते हैं तो प्राणायाम पर बल देते हैं। अब देखिए, जब हम प्राणायाम करेंगे तो आमतौर पर हम एक श्वास लेते हैं, फेफड़ों में भरते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन जब हम पर्वतों पर चढ़ते हैं तो हम अभ्यास करते हैं एक ही सांस को 2 टुकड़ों में लेने का, इस प्रकार से, और 2 टुकड़ों में बाहर भी। हठ योग के दृश्यम का अगला पड़ाव और भी खतरनाक था। हमें कंदराओं में जाना था। मौसम की मार से बचने के लिए हठ योगी जहां शरण लेते हैं, हठ योगी के इस हुनर को देखकर हम हैरत में थे। योगी चंद मिनटों में कंदरा के करीब पहुंच गए। इस बार हम भी पीछे नहीं रहे। थोड़ी सी कवायद के बाद वहां तक पहुंच गए। अब हम जिस जगह पर पहुंचे हैं, इसे हम क्या कह सकते हैं? ये गुफा तो नहीं लग रही, क्योंकि गुफा जो है हमेशा गर्भ में होगी अंदर। तो जो इस तरह की स्थान होते हैं इनको अक्सर कंदराओं की श्रेणी में माना जाता है। हालांकि कंदराएं भी भीतर होती हैं गहरी। तो ये कंदरा है। कंदरा का अर्थ हुआ गुफानुमा, लेकिन जो लंबी दरार होती है उस दरार के भीतर रहने का जो स्थान है वो कंदरा कहलाती है। तो जिस स्थान पर भी आप हैं और हम हैं, ये कंदरा है। हठ योगी पहले कंदराओं से बाहर ध्यान लगाते हैं। जब मौसम खराब होता है, बर्फ गिरने लगती है, तब कंदराओं का रुख करते हैं। वहां तक पहुंचना आम इंसान के लिए नामुमकिन था। ये इतना खतरनाक था कि हमने कोशिश भी नहीं की। खुद योगी ने हमें रोक दिया था। दिन ढल चुका था। हम गुफा की तरफ जा रहे थे। महीनों से हठ योगी वहीं जमे हुए थे। लेकिन उससे पहले पंचतत्व स्नान करना था।
योगी ने स्नान किया, पूजा की, फिर बाहर आग के सामने खड़े हो गए। माजरा कुछ समझ में नहीं आया। ये कौन सी साधना है? अग्नि भी है, जल भी है, ये क्या अग्नि और जल स्नान चल रहा है? देखिए, ये पंच तत्व की साधना है। जब हम योग के लिए अपने आप को तैयार करते हैं तो ये अग्नि को तीव्रता से प्रज्वलित करना अनिवार्य है। अग्नि प्रज्वलित एक तरफ रहेगी, ये अग्नि तत्व का प्रतीक है। ये शीतल जल जल तत्व का प्रतीक है। और क्योंकि नदी है तो यहाँ पर तीव्र वायु वेग से बहती है, तो ये वायु तत्व है। और साथ ही खुला आकाश नभ है। तो यहाँ एक ही स्थान पर पंच तत्वों को एकत्रित हम करके उसका स्तंभन करने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, एक तरफ ताप है, शरीर गर्म हो रहा है, और एक तरफ शीतलता इतनी कि ये पूरा का पूरा शरीर कड़कड़ाती बर्फ में जम जाए। तो हमें ताप का भी, शीतलता का भी, वायु का भी, आकाश का भी, और धरती माता जिसके ऊपर मैं खड़ा हूँ, इन सब का एक संतुलन बनाना होता है। जब हिमालय में मौसम बेकाबू हो जाता है, तब योगियों का ये तप सुरक्षा कवच का काम करता है। पंचतत्व स्नान के बाद हठ योगी एक गुप्त साधना के लिए एकांत में चले गए। हमें वहां जाने की इजाजत नहीं थी। कुछ देर बाद गुफा के पास मिलने को कहा गया था। गुफा के पास हठ योगी एक अलग ही मुद्रा में मिले। कुछ समझते, तभी योगी के पीछे से आग की लपटें उठने लगीं। आसन आग के बेहद करीब था, लेकिन हठ योगी थोड़े भी विचलित नहीं थे। ये अग्नि स्नान योग था। देखिए, रात एकदम घनी हो चुकी है। आपको नदी की आवाज साफ तौर पर सुनाई देगी। अग्नि योग में हठ योगी यहाँ पर बहुत देर से लीन है, और मुझे नहीं पता है कि और कितने घंटे ये इस तरीके से योग में रहेंगे। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि खुद को पूरी तरीके से ढकने के बावजूद हमारे लिए यहाँ खड़े होना भी बहुत मुश्किल है। आप देख रहे हैं कि जब मैं बात कर रहा हूँ तो मेरे मुंह से धुंध निकल रही है, या धुआं आप देख पा रहे हैं। लेकिन इस तरीके से शायद सिर्फ एक हठ योगी ही योग कर सकते हैं। हम जानना चाहते थे, समझना चाहते थे, लेकिन हमारी हलचल से खलल पैदा हो सकती थी। लिहाजा एक टक इस तप को देखते रहे। रात होते ही हमने गुफा का रुख किया, जहां हठ योगी के साथ हमें भी रुकना था। हिमालय में न जाने ऐसी कितनी गुफाएं हैं जहां कई सालों से, सैकड़ों सालों से लाखों योगियों ने तप किया होगा। लेकिन फिलहाल आज हमारे लिए ये न सिर्फ सोने की जगह है, बल्कि जान बचाने की जगह है। योगी गुफा के दूसरे हिस्से में चले गए, जहां वो ध्यान लगाते हैं। रात में इनकी गुप्त साधना होती है, जिसे देखने की इजाजत नहीं थी। हम
थकान से चूर थे। आग की गर्मी पाते ही नींद की आगोश में चले गए। आंख सुबह 6 बजे खुली। हठ योगी गुफा में नहीं थे। हमने उनके कक्ष के सामने आवाज लगाई, योगी जी, योगी जी। हठ योगी को नहीं पाकर हम घबरा गए थे। गुफा इतनी बड़ी है, आगे अंधेरा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कहाँ चले गए। यहाँ पे भी आग जल रही थी, मुझे लगा वो यहाँ पे भी साधना कर रहे होंगे। बाहर निकलो, बाहर अजय, बाहर निकलो गुफा से, जल्दी बाहर की ओर देखो, बाहर की ओर देखो जल्दी। उनका मिलना बहुत जरूरी था। हम जंगल में कहां थे, किधर थे, कुछ पता नहीं था। योगी नहीं मिले तो हम वापस कैसे जाएंगे? घने जंगल में किसी को भी खोजना बहुत मुश्किल है। एक सही जंगल हमें नजर आता है, जबकि हम 7 से 8 किलोमीटर ऊपर आ चुके हैं। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाते जा रहे हैं, देवदार की जंगल और घने होते जा रहे हैं। फिलहाल निगी, कैमरा रखो, आप भी मेरे साथ खोजो। अगर भटक गए तो कोई वापस नहीं जा पाएगा, है ना? अजय कैमरा वैमरा छोड़ो यार, पहले खोजो। वो किसी बात से नाराज तो नहीं थे कि हमसे कोई गलती हो गई थी? आखिर वो हमें छोड़कर कहां चले गए थे? योगी जी, स्वामी जी, योगी जी। देखिए, हम तकरीबन 6:30 बजे से उठे हैं और तब से हम खोज रहे हैं स्वामी जी को, ये हठ योगी को। हमें डर इस बात का है कि कहीं वो हमें छोड़कर हिमालय की ओर ऊंचाई पर तो नहीं चले गए। और अगर ऐसा होता है तो हमारे लिए इस जंगल से भी बाहर निकलना मुश्किल होगा। बारिश तो नहीं हो रही है। अजय ऊपर देखो, मुझे नहीं लगता कि कैमरा दिखा पा रहा होगा। ड्रोन उड़ाओ, ड्रोन के जरिए ही दिख सकता है ये ऐसे नहीं दिखेगा। ऊपर दिखाइए आप। अद्भुत था ये दृश्य, हर कल्पना से परे। देवदार पेड़ के शिखर पर, एकदम ऊपर, कमजोर डालों की शीर्ष पर हठ योगी साधना कर रहे थे। जिन पेड़ों को सर ऊंचा करके भी नहीं देख पा रहे हैं, उसकी चोटी पर हमें सिर्फ उनके शरीर का कुछ हिस्सा दिख रहा है। ये एक हठ योगी ही कर सकता था। पचास मीटर से भी ऊंचा पेड़, जहां पैर भी नहीं टिकते, वहां साधना चल रही थी। और इन पेड़ों पर चढ़ना कितना मुश्किल होगा, आप ये सोचिए। आप देख रहे हैं, यहाँ पकड़ने का कुछ भी यहाँ पर साधन नहीं है। ऊपर लकड़ियाँ जरूर है, लेकिन वो कभी भी टूट सकती है। इस पर कोई चढ़ेगा कैसे, और चढ़ने के बाद कोई ऊपर कैसे बैठ सकता है? हठ योग के इस दृश्यम के बारे में
हमने केवल सुना था। जो अब आंखों के सामने था। बाबा मौन थे, हमारी तरफ देखा भी नहीं, बस चलते जा रहे थे। हम भी चुपचाप पीछे हो लिए। एक हठ योगी की सुबह ऐसी ही होती है। ये रोज के अभ्यास थे। शरीर और दिमाग की सहन शक्ति बढ़ाने वाले। तो उससे पहले आपको ये सब जो आपने पहन रखा है कपड़ा, उसको उतारना पड़ेगा। इतनी ठंड लगी है? हाँ, इसको आप उतारिए, क्योंकि इसके बाद हम अभ्यास करेंगे ताकि आप थोड़ा अपने शरीर को योग बल से और तपोबल से थोड़ा ऊर्जा दे सकें। जी। तो इसे उतार कर एक किनारे पर रख दीजिए। ज्ञान मुद्रा और श्वास भीतर लेंगे, फेफड़ों को रोक दीजिए। वो जैसा कहते गए, हमने वैसा ही करने की कोशिश की। और बल लगाइए, और बल लगाइए, और जोर से। अब दोनों नासिका से श्वास खींच लीजिए और पेट में रोक लीजिए। टाइट रोके रखिए एकदम, गर्दन पीछे ले जाइए, मुख खुला रखिए, ऐसे रखिए। करीब 15 मिनट तक योगाभ्यास चलता रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरे शरीर में अब गर्मी आ गई है और मतलब जैसे मेरे पैर पहले सुन्न हो रहे थे, अब उन सारी चीज़ों से मुझे लग रहा है कि बहुत राहत है, क्योंकि शरीर में एक अलग सा एक आप गर्मी का बहाव कह सकते हैं कि वो तेजी से हो रहा है। ये हिमालय के जंगल में हठ योग का दृश्यम था। अभी और ऊपर जाना था, जहां बर्फ की सफेद दुनिया होगी। हठ योग के अगले अहम पड़ाव से सामना होगा। लेकिन सामने दीवार जैसी खड़ी चढ़ाई थी। हठ योगी अपनी रफ्तार में बढ़ते जा रहे थे। लेकिन हम एक जगह फंस गए। ईशपुत्र, आपकी मदद चाहिए। हम यहां से आगे कैसे बढ़े समझ नहीं आ रहा है, कहीं रास्ता नहीं मिल रहा है। हमारी पुकार सुनकर हठ योगी तेजी से नीचे उतरे और हमें खतरे से बाहर निकाला। समझ में आ चुका था, इससे आगे का सफर बहुत खतरनाक होने वाला था। मंजिल थी हिमालय का एक नया शिखर। और लक्ष्य था हिम योगियों की धरती का वो दृश्यम जो भारतवर्ष ने सुना तो है मगर देखा कभी नहीं।
सफर के पहले दृश्य ने हमें चौंका दिया। -5 डिग्री सेल्सियस तापमान, भारी हिमपात के बीच, बगैर किसी गर्म कपड़े, बिना कांपे, हठ योगी साधना में लीन थे। मैं ये देखकर अचंभित हूँ कि ऐसी बर्फबारी में आप बिना कपड़ों के कैसे यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये इतना मुश्किल मुझे आपके लिए नहीं लग रहा है, लेकिन हमारे लिए कपड़ों से लदे होने के बावजूद ये आसान नहीं है। देखिए, योग है, योग में जब कुंभक की सिद्धि हो जाती है अर्थात श्वास को, मेरे पेट को देखिए, मैंने पेट में श्वास रोक रखा है, तो कुंभक के द्वारा योगाग्नि प्रज्वलित की जाती है। तो योग का एक अभ्यास है हठ योग का, जिसमें सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी के मिश्रण के द्वारा सुषुम्ना नाड़ी में ध्यान लगाया जाता है। तो ये अग्नि तत्व को प्रज्वलित करता है, जिससे हम ऐसे वातावरण में रह पाते हैं। जंगल की दुनिया खत्म हो रही थी और हिमालय का बर्फीला दरबार सामने था। महायोगी सत्येंद्र नाथ हमेशा की तरह तेज रफ्तार से आगे बढ़ते जा रहे थे। लेकिन घास पर जमी बर्फ ने हमारी रफ्तार को थाम लिया था। कदम जमीन पर नहीं टिक पा रहे थे। समझ नहीं आ रहा है आगे कैसे बढ़े। थोड़ी सी गलती और हाथ फिसल कर कहाँ तक नीचे आ जाते हैं पता नहीं चल रहा है। आवाज रुक रही है, सब कुछ थमता जा रहा है। कोशिश जारी रखनी होगी। जाना ऊपर है, लेकिन एक कदम चलते हैं और फिसल कर आप कितने कदम नीचे आ जाते हैं ये नहीं मालूम है। योगी ऊपर पहुंच गए, मैं उनसे कितने मिनट या कितने घंटे दूर हो गया हूँ मुझे नहीं मालूम। उधर हठ योगी नजरों से ओझल हो चुके थे और इधर बर्फीली चट्टानों पर हमारा संघर्ष जारी था। यहाँ से फिसलना यानी मौत की खाई में समा जाना है। नीचे गहरी खाई है, अगर ये पेड़ की टहनियाँ नहीं होती तो शायद बर्फ की वजह से जो फिसलन यहाँ पर पैदा हुई है उसकी वजह से हम इस खाई में समा जाते। कुछ देर बाद हम 16,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर हिमालय की एक ऐसी दुनिया में थे जहां हर तरफ बर्फ की चादर फैली थी।
हठ योगी बहुत आगे निकल चुके थे। अब उन्हें खोजने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पैरों के ये निशान हमें उन तक ले जाने वाले थे। आगे बर्फ का शिवलिंग मिला, मतलब हठ योगी यहीं कहीं आसपास ही थे। ये आप बर्फ के भीतर कैसे, बर्फबारी की वजह से दब गए थे? यहाँ छोटी सी गुफा है, उसके भीतर साधना कर रहा था। जब हिमपात होता है तो थोड़ा सा हिमपात है तो भीतर जो गर्भ गुफा है वो उससे ढक गई है। जब मैं बाहर आया तो ये हिम से ऊपर से भरा हुआ है। यह सब कुछ किसी अचंभे जैसा था। बर्फीले पर्वतों के बीच शून्य से कई डिग्री नीचे का तापमान और सिर्फ योग की अलग अलग मुद्राएं। ये होता कैसे है? हमारी हड्डियां अभी भी जम गई हैं, गल रही हैं। आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस बर्फ से? देखिए, हमारा शरीर है, ये त्वचा है। जब ये ठंड के संपर्क में आएगी, इसको ठंडी तो मिलेगी, लगेगी ही, लेकिन जब हम त्वचा को मार्जन करते हैं, जिस प्रकार से कोई मालिश करता है, इस प्रकार से अपने शरीर का मार्जन करना पड़ता है कुछ देर के पश्चात। और फिर प्राणायाम ऐसे देखिए, देखिए पूरी नसें दिखने लग गई हैं सांसों के इतने देर रुकने के बाद। तो प्रणाली है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमें योग के जो विभिन्न चरण होते हैं, प्राण को लेना, प्राण को स्तंभित करना और अपनी शिराओं में रक्त को प्रवाहित करना। हम हिमालय में योगियों की धरती तलाशने निकले थे। कई दिन लगेंगे ये तो हम जानते थे, लेकिन ये सफर आखिर कहीं तो खत्म होगा। हिमालय में हठ योगियों की कोई तो एक मंजिल होती होगी। मुझे लग रहा है हम टॉप पर पहुंच गए। समझिए, क्या यही वो मंजिल है जिसकी तलाश करते हम यहाँ हैं? ये तो आपका पहला पड़ाव भर है। अब आप देखिए, जहाँ से हम आए, अभी हमें जिस रास्ते पे जाना है वो ये है। यहाँ से ये आपको पहाड़ी दिख रही है, ये ऐसे करते आराम से, ये देखिए, ये पहाड़ी करते हुए वो आपको वो पीछे एक पहाड़ दिख रहा है बादलों के पास, वो सबसे बड़ा जी, उससे पीछे नीचे उतरते हुए हमें सबसे पार जो आपको टीला दिखाई दे रहा है, हाँ। कम से कम वहां तक हमें पहुंचना है। मुझे उससे भी आगे जाना है, जहाँ वो आपको बादल दिख रहे हैं उसके नीचे। हठ योगी की मंजिल अभी दूर थी, नजर भी नहीं आ रही थी। पता नहीं कितने दिन लगेंगे,
लेकिन मंजिल का पता पाकर हमें थोड़ी तसल्ली जरूर हुई। अभी हमारी मंजिल कम से कम अब नजर आने लगी है। तो ये सबसे बड़ा पहाड़ आपको नजर आ रहा है, जिस पर बादल अपना दावा इस वक्त ठोकते नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बादलों का ही बस वहाँ पर बसेरा है, लेकिन जो चीज़ आपको यहाँ से नजर नहीं आ रही है वो वहाँ पहुँचने के बाद नजर आएगी, और वही हमारा दृश्यम है। दरअसल वो स्थान है जहाँ पर तमाम हठयोगी सैकड़ों नहीं हजारों साल से तप करते रहे हैं। मंजिल तक पहुंचने में काफी मेहनत करनी थी। हठयोगी तो हर हालात से बेअसर थे, लेकिन हमारी हालत खराब थी। कितनी भी कोशिश करते, योगी से पीछे ही रहते। देखिए, पूरी सफेद बर्फ में सिर्फ पैरों के निशान हैं। यही हमारे लिए जीपीएस है, यही हमारे लिए गूगल है, और ज़्यादा लेट नहीं कर सकते हम, क्योंकि समय के साथ बर्फ पिघलेगी तो ये निशान भी फीके पड़ सकते हैं। हठयोगी तो भूख प्यास से परे थे, लेकिन हम ठहरे साधारण इंसान। थकान के साथ भूख प्यास ने हालत खराब कर दी थी। लेकिन यहां खाना तो दूर, पीने के लिए पानी की एक बूंद तक नहीं थी। दूर से ऐसा लगा कि ये पानी है। दरअसल ये पानी का एक कुंड तो था, लेकिन ठंड की वजह से ये पूरी तरह जम चुका है। हमें उम्मीद थी कि हम ये पानी पीकर अपनी प्यास बुझा सकते हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। हमें अभी और इंतज़ार करना पड़ सकता है। सोचिए कि आसपास इतनी बर्फ़ है, फिर भी हम प्यासे हैं। भूख तो बर्दाश्त की जा सकती है, लेकिन प्यास से सूखा गला हिम्मत तोड़ देता है। अभी एक लंबा फासला तय करना था, फिर हमें वो करना पड़ा जो हमने सोचा भी नहीं था। अब पानी नहीं पिएंगे तो शायद आगे हम नहीं चल पाएंगे। यही वजह है कि अब ये जो बर्फ़ है, यही मुझे लग रहा है कि आखिरी हमारे पास चारा होगा। मुझे नहीं पता कि ये खाने शरीर के लिए ठीक होगा या नुकसानदायक होगा, लेकिन हाँ इतना पता है कि कम से कम गले को एक ठंडक मिलेगी। और देखिए, पानी की कमी जो महसूस हो रही थी शरीर को, वो शायद इससे पूरी हो जाए। हमारे लिए भूख प्यास ही सबसे बड़ी चुनौती थी, और योगी के लिए शिव साधना के संसाधन। लेकिन जहां चाह थी, वहां राह भी निकली, और देखते ही देखते हठ योगी ने बर्फ के बीच ही एक विशालकाय शिवलिंग तैयार कर लिया। और फिर शुरू हुई हिमालय की गोद में, बर्फीले पर्वतों के बीच एक योगी की अद्भुत शिव साधना। हम जिस जगह पर हैं यहाँ पर मंदिर तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हाँ यहाँ एक शिवलिंग
वो भी बर्फ का बना हुआ मुझे दिख रहा है। ईशपुत्र की शिवलिंग लग रहा है आपने अभी बनाया है। देखिए, क्योंकि आपको तो रास्ते में आने में समय लगेगा जी। और उस समय का सदुपयोग मैं महादेव की साथ में आराधना करके करूँगा। आप इन हाथों से इन बर्फ को कैसे समेट रहे हैं कि आपने 3-3.5 फीट या 4 फीट का ये शिवलिंग खड़ा कर दिया? बताता हूँ, ये बहुत सरल होता है। आप बस कहीं से भी थोड़ा सा बर्फ इस प्रकार से पहले ले लें, इसको आप इकट्ठा कर लें। ठीक, तो आपने किया। अब देखिए ये ढीला बर्फ है, मैंने यहाँ रखा और इसको रोल करते जाएंगे और ये अपने आप बड़ा होता जाएगा। ये बड़ा होता जाएगा। इसको घुमाते जाइए जी। तो आप जितना इसको घुमाते जाएंगे ये अपने आप बड़ा होता जाएगा। हमारी और हठ योगी की दुनिया अलग थी। उनकी साधना में हर मुश्किल का जवाब था। हमारे लिए ये सब कुछ टीवी पर कैद करना किसी तपस्या से कम नहीं था। इतनी गहराई के बीच पानी में चलना भी मुश्किल होता है, लेकिन हम तो बर्फ में चल रहे थे। घुटनों तक जमी बर्फ पर आगे का रास्ता बनाना किसी जंग से कम नहीं था। अब यहाँ ऑक्सीजन कम हो गई है। आप समझ सकते हैं 16,000 से ज्यादा फीट की ऊंचाई है। हमारे कदम रुकते तो हठ योगी की रफ्तार भी थम जाती, लेकिन धीरे धीरे ही सही हम बढ़ते जा रहे थे। क्योंकि अब तक की सबसे अद्भुत कहानी हमारे इंतजार में थी। आपने बेसिक ट्रेनिंग भले ली हो, लेकिन आपके कमर तक या घुटनों तक जब बर्फ हो तब आपका पाँव फंस जाता है इन बर्फ में और घुटना मुड़ने का डर रहता है। ऐसा अगर हुआ तो शायद मैं जीवन भर यहाँ से निकल ना पाऊँ, क्योंकि यहाँ से चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप देख रहे हैं कितनी बर्फ हो गई। योगी जी रफ्तार के साथ नंगे पांव आगे बढ़ गए, लेकिन हमारा सारे गेट्स के साथ भी आगे बढ़ना इतना आसान नहीं लग रहा है। हिमालय में योगियों का अंतिम पड़ाव, जहां योग और साधना की पौराणिक दुनिया मौजूद है, वो अभी कोसों दूर थी। जो बर्फीली पगडंडी वहां तक जा रही थी, वो हर कदम पर साहस की परीक्षा भी ले रही थी। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं झरने के ऊपर खड़ा हूं तो शायद आप यकीन ना माने, क्योंकि आप पूछेंगे पानी कहाँ है। ये देखिए, ये वो पानी है जो झरने से कल तक बह रहा होगा या कब बह रहा था मुझे नहीं मालूम, और ये बहुत भारी तो है ही, संभालना बहुत मुश्किल है। इसका
इससे अगर आप घायल हो, ग्लव्स में ये पकड़ा नहीं जा रहा, अगर आप इससे घायल होते हैं तो आपकी जान भी जा सकती है। देख रहे हैं ये कितना नुकीला है, ऐसा लगता है खूब सारे झूमर यहाँ लटका दिए गए। हम इस अद्भुत नजारे को देख ही रहे थे कि दूसरा अद्भुत नजारा सामने था। बर्फ से जमे हुए उस झरने के बीच योगी ध्यान में लीन हो गए। सोचा जब तक योगी ध्यान में हैं, हम आगे की चढ़ाई शुरू कर दें। तस्वीरें कुछ ऐसी थीं जैसे वक्त थम गया हो, पानी की धार तापमान से टकराकर बर्फ बन चुकी थी। एक कदम में जिंदगी और मौत दोनों लिखी जा सकती है। नीचे गहरी खाई है, ये देख रहे हैं, देख रहे हैं, ये पहाड़ पूरी तरीके से भुरभुरा है और मैं जहाँ हूँ यहाँ से पानी भी बहते बहते जम गया है। यानी आप समझ सकते हैं कि खतरा कितना बड़ा है। यहाँ जिंदगी और मौत सिर्फ एक कदम पर डिसाइड हो सकती है। यहाँ से थोड़ा भी लड़खड़ा कर मैं नीचे जाता हूँ तो गहरी खाई है। समझ कर हम हठ योग की दुनिया के सफर में थे और आगे बढ़ते रहने का हठ ही सफर की सबसे बड़ी शर्त थी। और आखिरकार हम इस पहाड़ को लांघने में कामयाब रहे। एक सुकून सा मिला कि हम पहली बार हठ योगी से आगे निकले थे। लेकिन नजर मिली तो हमारी गलतफहमी दूर हो गई। हम कितनी भी कोशिश करते, योगी से पीछे ही रहते। बर्फ उम्मीद से ज्यादा थी। हमने सोचा पीछे भी रहे तो क्या हुआ, पैरों के निशान से उन्हें खोज लेंगे। वैसे भी हमारे सिवा इस इलाके में कौन है। ये हमारी दूसरी गलतफहमी थी। पर स्वामी जी ये किसके पैर के निशान है? देखिए यहाँ वनों में जो है छोटे छोटे जंगली हिरन होते हैं और फिर लोमड़ियाँ सर्दियों के दिनों में घूम रही होती है। हाँ। तो आप जब आगे जाएंगे तो इस तरह के छोटे छोटे जानवरों के चिन्ह आपको बहुत सारे मिलेंगे, क्योंकि आगे जाएंगे तो आपको भालू के पाँव के निशान, बाघ के पाँव के निशान वो मिल जाएंगे। तो इस तरह के बहुत सारे आपको छोटे छोटे ये जो जानवर हैं हाँ। उनके निशान मिलेंगे। क्या बाघ भी है? हाँ, इस क्षेत्र में जो है खास करके जो आपने सुना होगा स्नो लेपर्ड, हाँ। जो बर्फ में ही रहते हैं, बहुत शर्मीला स्वभाव का जीव होता है। हम हिमालय के किस इलाके में थे, कितनी ऊंचाई पर थे, कुछ नहीं पता था। कुछ पता था तो बस इतना कि मंजिल हिमालय की वो चोटियां हैं
जहां ऋषि मुनियों और साधकों की अद्भुत तस्वीरें मिलती हैं, जिस दुनिया को आज तक दुनिया ने नहीं देखा है। हमारे लिए मंजिल सब कुछ थी और योगी के लिए सफर भी एक साधना थी। जहां मौका मिला, योग अभ्यास शुरू हो जाता। लाख कोशिश के बावजूद हम रफ्तार में योगी का साथ नहीं दे पा रहे थे। जिस सफर में हमें अब तक 3 दिन लग चुके थे, वो सफर सिद्ध योगियों के लिए चंद घंटों का होता है। हमें सब कुछ कैमरे पर रिकॉर्ड करने की बेकरारी थी और योगी को मंजिल पर पहुंचने की जल्दी। पहली बात पूछी कि जब शरद ऋतु आती है और पहला हिमपात होता है, हम इसको वैसे मानते हैं जैसे मान लीजिए हिमालय श्रृंगार कर रहा है, और इस स्थिति में हम जो निकट का सबसे ऊंचा पर्वत होता है वहां जाकर हम समय रहते साधना कर लेते हैं, अपना हठयोग का अभ्यास करते हैं, अपनी विविध जो प्रणाली और प्रक्रियाएं हैं उसका अभ्यास करते हैं। लेकिन अगर आप इतने धीमे धीमे चलते रहेंगे तो मुझसे वो छूट जाएगा। हमें आगे कितने दूर जाना है? अभी तो हमें बहुत दूर जाना है, बहुत अधिक दूर। आप सोचिए कि यदि मुझे उस पर्वत पर पहुंचना है शिखर पे, हाँ। तो मेरे लिए 2 दिन लगेंगे, और यदि आपकी गति देखूं तो इस तरह से 4 से 6 दिन लग जाएंगे। तो ये हमारे लिए बहुत एक तरह से एक बहुत परेशानी वाला कार्य हो जाएगा। लगता है कि मैं गलत चल गया, यहाँ से ऊपर जाना संभव नहीं। योगी की चेतावनी मिलने के बाद हमने पूरा जोर लगाया, थोड़ी रफ्तार भी बढ़ाई, लेकिन बर्फीले दलदल को हमारी रफ्तार मंजूर नहीं थी। भूख और थकान से हालत खराब थी, लेकिन हमने हठ योगी का साथ नहीं छोड़ा। बर्फ के पहाड़ पर भी गला सूखता जा रहा था। पानी नहीं मिलता तो बर्फ खाकर काम चला लेते। देखते देखते शाम ढलने लगी और सुरक्षित ठिकाना देखकर हमने सफर को आज के लिए विराम दे दिया। हमने बर्फीले पहाड़ के बीच ही अपना आशियाना सजा लिया और हठ योगी रात की साधना के लिए किसी गुफा की तलाश में निकल गए कि सुबह की पहली रोशनी होते ही वो हमें टेंट के बाहर मिलेंगे और आगे का निर्णायक सफर शुरू होगा। सुबह हो गई है और लग रहा है कि रात को फिर से बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से यहाँ बहुत गहराई तक बर्फ है। हठ योगी कहीं नहीं दिखे। सोचा किसी गुफा में होंगे, किसी साधना में लीन होंगे। योगी जी कहाँ है? योगी जी, ईश पुत्र! योगी जी किधर गए? अजय, पांव के निशान उनके दिख रहे हैं लेकिन वो नजर नहीं आ रहे। योगी जी, ईश पुत्र!
हमारी छटपटाहट बढ़ती जा रही थी। ईशपुत्र, योगी जी! दिल बेचैन हो रहा था। अब एक हठ योगी हमारे पास नहीं थे। योगी जी के पांव के निशान यहां दिख रहे हैं, लेकिन ये ऊपर हिमालय की और ऊंची चोटियों की ओर जाते दिख रहे हैं, वो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। शायद ऊपर जाना और कठिन होगा और चुनौतियों से भरा होगा। यही वजह है कि ईशपुत्र हमें ऊपर लेकर जाना सही नहीं समझ रहे थे और उन्होंने हमें यही छोड़ना मुनासिब समझा है। हमने बहुत खोजा, लेकिन हठ योगी नहीं मिले। पांव के निशान आगे बर्फ में जाकर गायब हो गए थे। अगर अब पीछा करते तो भटकने का डर था। हम कोशिश करते, थोड़ा और आगे बढ़ते तो शायद योगी को खोज सकते थे, लेकिन शायद ये मुनासिब नहीं होता। ख्याल आया कि शायद योगी हमें जानबूझकर यहां छोड़ गए थे। शायद वो आगे के सफर में हमें साथ ले जाना नहीं चाहते थे। अपनी कहानी के लालच में एक योगी की साधना में खलल डालना हमें ठीक नहीं लगा। इसलिए कुछ घंटों तक इंतजार के बाद हमने हठ योगी का इंतजार करना बंद कर दिया और वापस लौटना बेहतर समझा। ये वो हिमालय है जहां लाखों ऋषियों ने, लाखों सिद्ध पुरुषों ने कड़ी तपस्या की और आपने देखा कि चाहे जंगल हो, चाहे पानी हो, चाहे बर्फ हो, किन कठिनाइयों से होकर गुजरना पड़ता है, तब जाकर कोई सिद्ध बनता है। और ये दृश्य हम आपके लिए लेकर आए थे। हम यहां तक आए, यही हमारे दृश्यम के लिए काफी था। हमने भारत की जिस गौरवशाली परंपरा को दिखाने का वादा किया था, उसे हम पूरा कर चुके थे। हमने देखा हिमालय के जंगलों से लेकर बर्फीले पर्वतों तक तपस्या, साधना, योग, जो भारतवर्ष की सदियों पुरानी परंपरा है, उसे ऐसे तमाम हठ योगी आज भी हिमालय के सबसे कठिन इलाके में कैसे जिंदा रखते हैं। तीन दिन का सफर, खूबसूरत सफर हम कभी नहीं भूल पाएंगे। न वो जंगल, न वो साधना, न वो योग, न वो योगी। खैर, मुसाफिर हम भी हैं, मुसाफिर वो भी हैं। किसी न किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी।